जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। और गाइस, हम बात कर रहे थे मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में। जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियोस में देख रखे हैं, हमने मध्य प्रदेश की जो नदियां हैं, स्पेशली जो हमारी नर्मदा है, इसके अलावा आपने बेतवा नदी के बारे में सुना है। तो वो सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी कवर अप कर रखा है। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो आप प्लीज़ जाके प्लेलिस्ट में उसको चेकआउट कर सकते हैं। सारे ही वीडियो काफ़ी सीक्वेंस से बनाए गए हैं, तो आपकी आसानी के लिए वो प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिए गए हैं। आप उसको जाके वहाँ पे इजीली तरीके से देख सकते हैं गाइस। तो चलिए फिर आज की वीडियो को शुरू करते हैं, और इसको धीरे धीरे हम पार्ट में चीज़ों को कवर अप करते रहेंगे। वीडियो हम ज़्यादा बड़ा या फिर ज़्यादा लंबा नहीं बना रहे हैं, क्योंकि आप भी कई बार बोर हो जाते हैं, इसलिए वीडियो छोटे छोटे पार्ट में बनाए जा रहे हैं ताकि आपको भी जो कंटेंट है बेटर दिया जा सके। और हम कोशिश करते हैं कि जो भी कंटेंट आप तक प्रोवाइड किया जाए वो बिल्कुल ऑथेंटिक हो और कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हो। तो हमारी यही एक अप्रोच होती है कि चीज़ों को बहुत ही कम और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आप तक पहुंचाया जाए। तो चलो यार गाइस, शुरू करते हैं वीडियो को। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, हमेशा की तरह यदि वीडियो और कंटेंट आपको पसंद आ रहे हों तो यार वीडियो को लाइक शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए ताकि उन्हें भी अच्छी कंटेंट और अच्छे जो एजुकेशन का आप कह सकते हैं जो चीज़ें होती हैं वो वहाँ तक भी पहुँच सकें, तो उनकी भी मदद करिए। और वैसे भी यार एक बात समझो, आप एजुकेशन को जितना आप शेयर करते हैं ना, जितना आप लोगों तक पहुंचाते हैं, मैं अपनी वीडियो की बातें नहीं कर रहा हूं, मैं खुद के या फिर आप स्पेशली बात करें, आप जिस भी क्षेत्र में अच्छा जानते हैं तो आप निश्चित ही दूसरों को भी डिलीवर करिए, क्योंकि यह एक ऐसा फील्ड है जो आप दूसरे को जितना देते हैं वो आपके अंदर उतना ही बढ़ता है। तो ये एक ऐसा धन है या फिर एक ऐसा वेल्थ है जिसको आप जितना खर्च करेंगे वो उतना ही ज़्यादा बढ़ता ही जाएगा। सो इस बात से कभी भी अपने आप को ये ना कहें कि हमें तो बहुत आता है, हम दूसरे को शेयर करेंगे तो शायद वो हमसे आगे निकल जाएगा। तो आज के दौर में इस प्रकार की थिंकिंग रखना मतलब एक गलत धारणा है। सो गाइस, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिए और कहीं ना कहीं हमेशा पॉजिटिव अप्रोच बना के रखो, क्योंकि यार जीवन में जब तक आप पॉजिटिव सोचते नहीं हो तो आपके लाइफ में कुछ पॉजिटिव होता ही नहीं है। इसलिए हमेशा खुश रहो यार और पॉजिटिव थिंकिंग रखो। पढ़ाई एक साइड होती है, ठीक है, जीवन में पढ़ना तो मतलब एक पार्ट है, बट ऐसा नहीं कि पढ़ना ही सब कुछ है। सो इसको एंजॉय के साथ पढ़ेंगे, चीज़ों को समझते हुए पढ़ेंगे, और हमारा तो एक ही लक्ष्य होता है कि हम रटेंगे नहीं और ना ही किसी भी स्टूडेंट या फिर किसी भी एस्पिरेंट को रटाएंगे। हमारा पूरा फोकस होता है कि आपको बेसिक टू एडवांस जो उसका नॉलेज है वो प्रोवाइड कर दिया जाए, ताकि चीज़ें आप तक बहुत ही अच्छे तरीके से पहुंच सके और आप उसको अपने ही लैंग्वेज में समझ सकें। तो चलो यार दोस्त, वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए डॉक्टर कलाम जी के कथनों से शुरू करते हैं कि यदि आपको जीवन में कभी भी असफलता मिलती है तो याद रखिए कि असफलता आपको अपनी गलती सुधारने और वापस दुगनी ताकत से सफल होने के लिए प्रेरित करती है। कई बार दोस्त, आपको पता है कि जब हम फेलियर का सामना करते हैं तो हम उसमें कई बार अपने आप को डिमोटिवेट फील करते हैं। तो कलाम जी का कहना है कि अगर असफलता आती है तो इसका मतलब ये है कि आपको वो एक अपॉर्चुनिटी दे रही है, एक अवसर दे रही है कि आप दुगनी ताकत से फिर से लग जाइए और अपनी सक्सेस को सिक्योर कर लीजिए। वही बात करते हैं, एक दूसरा यहाँ पे उनकी एक लाइन है, वो कहते हैं कि शिखर तक पहुँचने के लिए ताकत चाहिए, चाहे वो माउंट एवरेस्ट का शिखर हो या फिर कोई दूसरा लक्ष्य। तो निश्चित ही ये बातें बिल्कुल कारगर सिद्ध होती हैं। यदि आपको किसी भी फील्ड में शिखर तक पहुंचना है तो देखो यार भाई, ताकत तो लगेगी, मेहनत तो करना ही पड़ता है, क्योंकि मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई आप कह सकते हैं ट्रिक नहीं होता, कोई फार्मूला नहीं होता है। ये चीज़ें ऑटोमेटिक आती हैं। जितनी आप मेहनत करते जाते हैं उतना ही चीज़ें धीरे धीरे आपके लिए सरल होती जाती हैं। इसीलिए हमेशा यार पॉजिटिव बने रहो और एंथुजियास्टिक माइंड के साथ चीज़ों को कवर अप करिए, ताकि आप हमेशा, अगर आप थिंकिंग अच्छी रखते हैं तो निश्चित ही फ्यूचर में भी वो थिंकिंग, जैसा कहते हैं ना कई बार कि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही बन जाते हो, तो यार भाई ये बात बिल्कुल सच है। जैसे आप थिंकिंग रखोगे वैसे ही इन फ्यूचर बन जाओगे। सो चलो यार, फिर वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। आइए थोड़ा वीडियो को शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं कंटेंट की। देखो यहाँ पे चीज़ों को बताने का मतलब ये है
कि पढ़ना तो एक साइड होता है, लेकिन हमें खुद को मोटिवेट भी रखना होता है। तो हम मोटिवेट करने के लिए किसी दूसरे के पास नहीं जाएंगे, हम सेल्फ मोटिवेट होंगे, क्योंकि हमें पता है लाइफ में क्या करना है। क्योंकि जब आपको पता होता है ना कि एक टारगेट आपने फिक्स कर लिया कि आपको लाइफ में करना क्या है, तो अगर आपने यह डिसाइड कर लिया कि लाइफ में करना क्या है और किस तरीके से आप अपने लाइफ को चलाना चाहते हैं, तो अगर ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाती हैं तो निश्चित ही आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, किसी भी फील्ड से आप अट्रैक्ट नहीं होते हैं, आप अपने टारगेट की तरफ सीधे चले ही जाते हैं। तो चलो फिर बताने का सिर्फ एक ही पर्पज़ था कि आप सेल्फ मोटिवेट रहो, यहाँ वहाँ की चीज़ें देखकर मोटिवेट ना होइए, खुद से मोटिवेशन लाइए कि आपको जीवन में क्या करना है। वैसे भी लाइफ बहुत छोटी होती है, जो कुछ भी करना है हमें ये 18 to 30 ईयर के बीच में ही करना होता है। अगर इसमें कुछ अच्छा कर लिया तो पूरी लाइफ अच्छी होती है, और नहीं किया तो ऐसा नहीं है कि समय ख़त्म हो जाता है। और लर्निंग तो एक पार्ट है जीवन का, कभी भी सीख सकते हैं, बट स्पेशली हमारे सोसाइटी में जो टाइम पीरियड बना है सीखने का वो 18 to 30 है, तो इसी में अच्छा करेंगे। तो यार भाई अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे, हमेशा पॉजिटिव अप्रोच बना के रखो और निश्चित ही सफलता आपकी कदम चूमेगी। चलो आओ वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे क्षिप्रा नदी। तो आइए क्षिप्रा नदी से शुरुआत करते हैं वीडियो को, और आई होप कि मुझे ये सारी चीज़ें बताने में काफ़ी टाइम लग गया, तो बोर नहीं हुआ करिए। और चीज़ों को अगर आप समझ रहे हैं तो निश्चित ही वो कंटेंट तो ठीक है, पढ़ाई तो हर कोई कर रहा है, पढ़ाई तो आप भी कर लोगे अगर वीडियो नहीं भी देखेंगे तो, लेकिन फिर भी एक मोटिवेशन की जो आग होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं से आनी चाहिए। क्योंकि अगर वो है ना, जैसे आपको पता है ना कि जाना कहाँ है, तो कैसे जाना है वो तो पता चल ही जाएगा। तो अगर आपको ये पता हो जाए कि आपको जाना कहाँ है तो कैसे जाएंगे, ये आप खुद ही डिसाइड कर लेते हैं। तो चलो यार फिर देखते हैं यहाँ पे क्षिप्रा नदी के बारे में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे गाइस, क्षिप्रा नदी आपको दिख रहे हैं। क्षिप्रा नदी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो क्षिप्रा नदी मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित है। सिंपल सी बात यह है कि यह मध्य प्रदेश के इंदौर के जिले में स्थित है। क्षिप्रा रिवर काकरी बरड़ी के समीप, यह एक प्लेस का नाम है काकरी बरड़ी। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। बाणेश्वर कुंड से निकलती है। ये काकरी बरड़ी के समीप, ये इंदौर का ही एक क्षेत्र है। बाणेश्वर कुंड से निकलती है, जो राज्य के रतलाम, उज्जैन, मंदसौर जिलों में प्रवाहित होती है। तो वो कौन कौन से जिले हैं जहां से क्षिप्रा नदी प्रवाहित होती है दोस्तों? तो आपको पता है, रतलाम, उज्जैन, मंदसौर, ये वो सारे जिले हैं जहां से हमारी क्षिप्रा नदी गुजरती है। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, इस नदी को मालवा की गंगा कहते हैं। गाइस ऐसे फैक्ट हमें याद करने हैं, क्योंकि जब आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो कभी कभी जो एग्जामिनर होता है ना, वो फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछ लेता है। मतलब कई बार मुझे ऐसा लगता है कि वो आपके एनालिटिकल पर्सनालिटी की चेकिंग ना करके बस आपको ये देखना चाहता है कि आप कितना चीज़ों को मगअप किए हुए हैं, कितना आप रट लिए हैं। तो मुझे तो लगता है कि एक तरीका एक प्रकार से बहुत अच्छा तो नहीं है, बट फिर भी हमें तो सिलेक्शन लेना है, तो अकॉर्डिंग टू उनके माइंडसेट के अकॉर्डिंग हमें प्रिपेयर करनी है। तो सब करेंगे यार, जैसे आपको पता है कि जॉब तो लेनी है चाहे जैसे भी हो, तो निश्चित ही कोई टेंशन की बात नहीं, जो वो चाहेंगे उसी प्रकार से हम आप प्रिपेयर करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी क्षिप्रा नदी है उसको मालवा की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। यह मध्य प्रदेश में यह नदी उत्तर पूर्वी दिशा की ओर उज्जैन से प्रवाहित होती हुई कोटा राजस्थान के समीप चंबल नदी में मिल जाती है। देखो यार, दूसरा फैक्ट ये है कि यह उत्तर डायरेक्शन भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, तो उत्तर पूर्वी दिशा में बहते हुए उज्जैन से प्रवाहित होते हुए कोटा, जो कि काफ़ी फेमस आप कह सकते हैं प्लेस है राजस्थान का, वहाँ के समीप चंबल नदी में जाके यह मिल जाती है। तो गाइस ये कुछ फैक्ट थे आपके क्षिप्रा नदी के बारे में। कुछ और चीज़ें जान लेते हैं इन्हीं के बारे में। इसकी कुल लंबाई जो है 195 किलोमीटर है, जो इंदौर तथा उज्जैन में 13,200 किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। अच्छा, तो यहाँ पे इसकी लंबाई की बात करेंगे तो गाइस आपको पता होनी चाहिए कि 195 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है, जो इंदौर तथा उज्जैन में 13,200 किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। क्षिप्रा की कुछ अन्य नाम की बात करें, यानी कि क्षिप्रा को और हम किस नाम से जान सकते हैं या जानते हैं, तो उसमें से है पूर्ण सलीला, पाप हरणी, मोक्षदायिनी, अवंती, अमृत संभवा, ज्वरहनी, कनक श्रृंगा,
प्रलोक तथा सोमवती। तो ये सारे नेम हैं जिसको हम क्षिप्रा नदी के अलावा क्षिप्रा नदी को इन सारे नाम से जानते हैं। कुछ और फैक्ट की बात करते हैं। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन, त्रिवेणी घाट, राम घाट, नरसिंह घाट, गौ घाट, दत्त अखाड़ा, चिंतामन, गणेश मंदिर, सिंहवट, भर्तहरि गुफा, काल भैरव मंदिर, संदीपनी आश्रम, कालियादेह महल, राम जरनादन मंदिर आदि इसी नदी के तट पर स्थित है। ये सारे प्लेसों के नाम हैं, तो आप एक दो बार इनको देखिएगा। त्रिवेणी हो गया, राम घाट, नरसिंह घाट, गौ घाट, ये ऐसे वो हम कहेंगे कि प्लेस हैं जो इस नदी के तट पर यानी कि इसके किनारे बसे हुए हैं। क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित उज्जैन, आपको ही पता है, सबको पता है कि उज्जैन जो है वहाँ पे क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैन बसा हुआ है। प्रत्येक 12 वर्ष के पश्चात सिंहस्थ महाकुंभ मेले का आयोजन होता है। तो गाइस ये मुझे नहीं लगता कि मध्य प्रदेश का यदि कोई एस्पिरेंट है और अगर ये बेसिक चीज़ वो नहीं जान रहा यार भाई, तो फिर दिक्कत है। थोड़ी सी बेसिक नॉलेज आपको पता ही होनी चाहिए कि जो 12 वर्षों बाद सिंहस्थ का महाकुंभ मेला लगाया जाता है, जहाँ दुनिया भर के लोग आते हैं वहाँ पे और अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए वहाँ पे पूजा अर्चना साधना वगैरह सब करते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। जो हमारा उज्जैन वाला क्षेत्र है वो क्षिप्रा नदी के तट के किनारे ही है। चलो फिर आगे बात करते हैं। नई नदी है हमारी सिंध नदी। तो सिंध नदी के बारे में ये जान लेते हैं। सिंध नदी के बारे में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सिंध नदी। तो सिंध नदी के बारे में यहाँ पे ये फैक्ट है कि सिंध नदी जो हमारी है, सिंधु नदी मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में स्थित सिरोज के समीप एक ताल से निकलकर इटावा उत्तर प्रदेश यानी यूपी के समीप यमुना नदी में मिल जाती है। देखो बड़ा सिंपल फैक्ट है, जो हमारी जो सिंधु नदी है वो मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से निकलती है। ये सिरोज के समीप एक ताल से, सिरोज एक प्लेस का नाम है, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं रखेंगे आप, सिरोज एक प्लेस का नाम है। वहाँ के ताल से निकलकर यह इटावा यूपी के समीप यमुना रिवर में आके मिल जाती है। तो ये फैक्ट आपको यहाँ पे समझ में आ रहे होंगे, कोई टेंशन की बात नहीं। यहाँ पे आप बेसिक से चलेंगे, बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको बेसिक से चलना है। हर एक वर्ड का मीन्स यहाँ पे समझते हुए हम चीज़ों को समझेंगे। इस नदी में वर्ष भर जल रहता है। ये जो नदी है हमारी सिंध नदी, यहाँ पे वर्ष भर लगभग जल भरा ही रहता है। वर्षा ऋतु में इसमें भयंकर बाढ़ आ जाती है। तो अब चूंकि जाहिर सी बात है, अगर वर्ष भर पानी है और बारिश के टाइम पे तो वैसे भी और पानी आ जाता है, तो बाढ़ की भी समस्या यहाँ पे कई बार देखी जा सकती है। नन, कुंद, माहुर इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। सिंध नदी गुना जिले को 2 भागों में विभाजित करती है। गाइस ये फैक्ट बिल्कुल याद रखें आप, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि वह कौन सी नदी है, मध्य प्रदेश की वह कौन सी नदी है जो गुना को 2 भागों में बांटने का कार्य करती है, तो वह है आपकी सिंध नदी। तो ये याद रखिएगा आप सिंध नदी के बारे में। चलिए बात करते हैं, एक नई यहाँ पे नदी है काली सिंध नदी। आइए इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो काली सिंध नदी के बारे में जान लेते हैं। काली सिंध चंबल नदी की सहायक नदी है। तो पहली बात तो यह है कि ये हमारी चंबल नदी जो होती है उसकी सहायक रिवर है ये, जो मध्य प्रदेश के देवास जिले में यह स्थित है। बागली गांव के समीप अमोदिया विंध्याचल श्रेणी से निकलती है। तो सिंपल सी बात है, बागली एक गांव है, वहां के समीप अमोदिया नामक प्लेस में, जहां पे ये विंध्याचल श्रेणी हम देख सकते हैं, वहां से यह नदी निकलती है, वहां से इसका ओरिजिन होता है, उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट है, यह मध्य प्रदेश के उत्तरी जिले अर्थात शाजापुर यानी नरसिंहगढ़ से प्रवाहित होते हुए नवनेरा यानी कि राजस्थान नामक स्थान पर चंबल नदी में मिल जाती है। तो ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। उत्तरी जिले यानी मध्य प्रदेश के उत्तरी जिले, जैसे यहाँ पे शाजापुर हो गया, नरसिंहगढ़ हो गया, यहाँ से ये बहते हुए राजस्थान के नवनेरा में पहुँचती है और वहाँ पर उस स्थान पे जाके यह चंबल नदी में मिल जाती है। तो आपको ये सारे फैक्ट बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। और कुछ देख लेते हैं, इसकी जो कुल लंबाई है 150 किलोमीटर। तो गाइस याद रखिएगा, ये फैक्चुअल क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे,
डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछ ले जाते हैं, काली सिंध नदी की टोटल लंबाई कितनी है, तो आपको सिंपल से बताने कि भाई 150 किलोमीटर है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देवास इसके किनारे स्थित प्रमुख नगर है, तो चूंकि देवास के नज़दीकी है और वहीं से इसका ओरिजिन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं यह इसकी प्रमुख नगर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम जान लिए हैं क्या, काली सिंध नदी के बारे में। तो ये कुछ था काली सिंध नदी जी के बारे में। और चलिए फिर नेक्स्ट नदी हमारे पास है तवा रिवर या फिर तवा नदी। तो यह नदी मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के महादेव पर्वत श्रेणी की कालीभीत पहाड़ियों से निकलती है, जो इटारसी और नरसिंहपुर जिले से प्रवाहित होती हुई विस्तृत रूप धारण कर लेती है और बांद्रा मान के समीप नर्मदा नदी में मिल जाती है। देखो यार भाई, सिंपल सी बात है, ज़्यादा हमें यहाँ पे बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि है क्या ये। सिंपल से पहले हम जान लेते हैं इसको। मैं थोड़ा एक बार फिर से इरेज करके बता देता हूँ। ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जो हमारी तवा रिवर है, ये स्पेशली बात हो रही कि मध्य प्रदेश का जो होशंगाबाद जो जिला है, वहाँ के ये जो महादेव पर्वत श्रेणी होती है, आपने आई थिंक ज्योग्राफी अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा मध्य प्रदेश का, आपको पता होगा कि होशंगाबाद जिले के नज़दीक ही महादेव पर्वत श्रेणी पाई जाती है। और अगर नहीं भी पढ़ा होगा तो आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेंगे, वीडियो आपके लिए निश्चित ही मध्य प्रदेश ज्योग्राफी पे बनाए जाएंगे। आप थोड़ी सब्र करेंगे, चीज़ों को अब यूँ डायरेक्ट तो शुरू नहीं किया जा सकता, धीरे धीरे क्रम से ही उसको भी हम शुरू करेंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं पता है तो आप एक बार आपकी जो भी रेफरेंस बुक है आप उसको थोड़ा सा देख लीजिए। और अगर नहीं भी है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, निश्चित ही कुछ समय बाद ज्योग्राफी के भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे, तो आप वहाँ पे चीज़ों को समझ लीजिएगा। तो हम बात कर रहे थे तवा नदी। तो ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के महादेव पर्वत श्रेणी की जो कालीभीत नामक पहाड़ी है, वहाँ से यह निकलती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो इटारसी और नरसिंहपुर जिले से प्रवाहित होती हुई विस्तृत रूप धारण कर लेती है। यानी कि इटारसी और नरसिंहपुर आते आते कहीं न कहीं ये काफ़ी बड़ा रूप धारण कर लेती है, विस्तृत हो जाती है और फाइनली बांद्रा मान के समीप नर्मदा नदी से आके मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो ये 172 किलोमीटर है इसकी टोटल लंबाई। देनबा, मालनी, सुखतवा इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। तो ये जो इनकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, इनके नाम याद कर लीजिए, कभी कभी फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तवा नदी पर डचेस, अप्सरा, बी फॉल, जामुन तथा रजत जलप्रपात स्थित हैं। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं जलप्रपात जो हैं, जो इस रिवर पे बनते हैं, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और स्पेशली बस नाम याद रखिए कि जैसे आपका डचेस हो गया, अप्सरा हो गया, बी फॉल हो गया, जामुन हो गया, रजत हो गया, ये सारे कुछ जलप्रपात हैं जो तवा नदी पर बनते हैं। ठीक है भाई, आगे देख लेते हैं थोड़ा सा हम। और आई थिंक कि आज की स्लाइड में बस इतना ही रहेगा गाइस। और इसलिए वीडियो हम ज़्यादा लंबा नहीं कर रहे हैं ताकि आप भी बोर ना हो, और चीज़ों को धीरे धीरे कवर अप करेंगे। और हमारी माइंड की जो कैपेसिटी है, हमें भाई माइंड से काम करनी है और उससे काम कराने हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे और हम उसको ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करेंगे। जितना वो कैपेसिटी धारण कर लेता है कि हाँ भाई आप इतने कम समय में इतने समझो, और उसको आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करते रहो, क्योंकि यार माइंड की भी कुछ कैपेसिटी होती है ना। ऐसा नहीं कि आप मतलब बार बार पढ़ती जा रहे हो, कुछ रिटेंशन भी करो, है ना। जितना भी पढ़ा है उसको आप एक बार खुद से मतलब रिमाइंड करते रहो कि अच्छा ये पढ़ा है, क्या चीज़ें हैं, क्या कैसे कहाँ से क्या प्रभावित होती है, मतलब खुद से क्वेश्चन करो। देखो मतलब ऐसा है कि पढ़ाई मतलब ऐसा कुछ नहीं कि कोई मतलब रॉकेट साइंस है, ये आपके माइंड पे निर्भर करता है। अगर आप सही तरीके से अपने माइंड के साथ खेलना सीख गए तो आपके साथ किसी भी प्रकार से ये जो लर्निंग प्रॉब्लम है कभी नहीं आने वाली गाइस। ये मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस करा है। अगर आप जितना भी काम माइंड से, कूल माइंड से चीज़ों को प्रिपेयर करते हैं, वो आपको लाइफ टाइम के लिए याद हो जाता है। हाँ, वो अलग बात है कि थोड़ा रिवीजन तो करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे माइंड में दो तरीके की इंफॉर्मेशन फॉर्म्ड होती है। एक शॉर्ट टर्म के लिए होता है, एक लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो शॉर्ट टर्म में हम दैनिक जीवन में जो चीज़ें देख रहे होते हैं वो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, जिसको हम मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लेते हैं, बार बार अपनी इंद्रियों के थ्रू, अपने सेंसेस के थ्रू उसको जान लेते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म में फिट हो जाता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे आपको पता है, जैसे आप कभी भी प्राइमरी में रहे होंगे तो प्राइमरी की चीज़ें अभी भी आपको याद होती है। क्यों? क्योंकि आपने बार बार उसको पढ़ा है, बार बार उसको आपने देखा है, बार बार आपने उसका एक्सपीरियंस किया है, तो जिसकी वजह से आपको वो चीज़ें नहीं भूलती। तो बस वही चीज़ें हमें यहाँ भी फॉलो करनी है और बार बार उसको पढ़ना है, मल्टीपल रिवीजन करना है, और टेंशन तो बिल्कुल लेना ही नहीं है, क्योंकि जीवन में आपको पता ही है
कि इस चैनल में पर्पज़ ये हमारा है कि हम चीज़ों को इंजॉयबल के साथ और मस्ती के साथ पढ़ेंगे और चीज़ों को समझते जाएंगे। तो चलो यार गाइस, बस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही रखेंगे और वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है एंड फिर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर चलो कोई बात नहीं, वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे। तो आइए कलाम जी के कुछ विचारों से वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे कि वो कहते हैं कि इंतज़ार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। देखो यार कितनी अच्छी बात है। हर कोई ये लाइन जानता है लेकिन कोई इम्प्लीमेंट नहीं करता। देखो, इंतज़ार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप ये सोच के रुके हुए हैं कि कोई सफल हो जाए फिर मैं शुरू करूँगा, तो यार लाइफ बहुत छोटी है। कम से कम गलतियां मत करिए। गलतियों को मतलब ये है कि दूसरों की गलतियों से सीख कर अगर आप कुछ नया करते हैं तो आप जल्दी आगे आ जाते हैं। क्योंकि चाणक्य भी कहते हैं कि अगर किसी की गलतियों को देखकर, उसकी गलतियों से सीखकर आप कुछ नया करते हैं तो आप जल्दी आगे पहुंचते हैं। इसीलिए गलतियों को करते रहिए और गलतियां हमें बताती हैं कि आप कुछ नया कर रहे हैं। इसलिए कभी भी इंतज़ार मत करिए, जितना भी आता है जैसे भी आता है शुरू करिए। और यहाँ पे एक और इनका कोटेशन दे रखा है कि डोंट बिलीव इन लक, बिलीव इन हार्ड वर्क। निश्चित ही ये तो मुझे मतलब काफ़ी मुझे अंदर से ये प्रेरित करती है और काफ़ी मुझे अंदर से मोटिवेट करती है। आज के दौर में यार भाई, लक पे ज़्यादा बिलीव मत रखो, ठीक है। हाँ, लक आपका साथ तभी देगी जब आप हार्ड वर्क खुद से करोगे। लेकिन अगर हार्ड वर्क नहीं कर रहे हो तो यार लक बहुत रेयर केसेस में कुछ ही लोगों के साथ वो साथ देता है। बट मेरा यकीन मानो यार, अगर आप बिलीव करते हो हार्ड वर्क में तो लक को भी आना ही पड़ेगा। इसलिए हमेशा हार्ड वर्क करते रहो। रिजल्ट के बारे में मत सोचो क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है। तो जो हमारे हाथ में नहीं है वो हम नहीं सोचेंगे, जो हमारे हाथ में है उसको बेटर और बेटर करने की कोशिश करेंगे। और कोशिश करिए कि जो भी काम आप करते हैं ना, उसको ये सोचिए कि मुझसे बेटर यह कोई भी काम कैसे कर सकता है। तो अपने आप को थोड़ा इम्प्रूव करो, अच्छा बनाओ, ताकि चीज़ों को आप खुद के व्यू से, खुद के एनालिटिकल व्यू से चीज़ों को एक्सप्लेन कर सको। और वही चाहिए हमें। तो फिर ठीक है, चलो यार यहीं पे वीडियो को बड़ा करते हैं। अगर बातें करते रहे तो काफ़ी लंबा समय हो जाएगा। तो फिर ठीक है, यहीं पे वीडियो को बंद करेंगे और निश्चित ही फिर से नई सीरीज में दूसरे वीडियो को हम देखेंगे और नदियों के बारे में हम कवर अप करते रहेंगे। और यार एक बात है, आप वीडियोज़ के थ्रू सारी तैयारी नहीं कर सकते, ये रियलिटी है। निश्चित ही हम कंफर्टेबल में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ तो लेते हैं, बट यार यकीन मानो कुछ रेफरेंस बुक अपने पास रखो और उसको खुद से पढ़ो यार घर में, है ना। क्योंकि जब तक आप घर में नहीं पढ़ते हो तो कितना भी आप मार्केट की चीज़ें पढ़ लीजिए, इधर उधर की पढ़ लीजिए, वो उतना काम नहीं करती है। ये तो आपके लिए गाइडेंस का कार्य करता है कि आप सही सीक्वेंस में सही तरीके से चीज़ों को समझ लीजिए। लेकिन यार मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं। कुछ किताबों को रखो और को पढ़ो और बार बार उसकी प्रैक्टिस करो। यही एक सिंपल फार्मूला है सक्सेस होने का। तो फिर चलो यार दोस्त, यहीं पे वीडियो को हम स्टॉप करेंगे। फिर मिलते हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर एंड स्टे हैप्पी। जय हिंद।